हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग जो है अपने ऑर्बिटल्स की शेप देख रहे थे कि ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है। उसमें हमने देखा था कि जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, और जो पी ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है, डम्बल शेप है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वहां पर नोड के बारे में। नोड क्या चीज होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। ठीक है। तो उसके लिए हमने दो चीजें देखी थी, एक था नोडल प्लेन और एक था नोडल सरफेस। ठीक है। तो दोनों को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो नोडल सरफेस है, नोडल सरफेस कैसे निकालते हैं, n-l-1 करके। और जो नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन कैसे निकाला जाता है, नोडल प्लेन होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल, यानी कि l के इक्वल। जो भी वैल्यू l की होगी उतने उसके अंदर नोडल प्लेन होंगे। ठीक है। तो ये हमने s और p के लिए कल देख लिया था। तो आज हम देखेंगे d ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो कैसी होती है, उसमें कितने नोडल प्लेन है, कितने नोडल सरफेस है। आइए देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो डी ऑर्बिटल्स, डी के जो ऑर्बिटल हैं वो कितने ऑर्बिटल होते हैं, याद कीजिए। डी के कितने ऑर्बिटल हैं, वेरी गुड, कितने, 5। ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स पढ़े थे हमने डी के, कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला जो था कौन सा, डी एक्स वाई, फिर आ जाता है आपका डी वाई जेड, फिर आ जाएगा डी जेड एक्स, फिर एक आता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और एक होता है आपका डी जेड स्क्र। ठीक है। तो 5 के टोटल, डी जो है उसके टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे ये सब। ठीक है। और इसके अगर हम बात करें सबसे पहले नोडल सरफेस की। ठीक है। तो नोडल सरफेस जो है वो डिफरेंट होता है 3D के लिए, 4D के लिए और 5D के लिए। तो 3D के लिए अगर मैं बात करूं तो D जो है वो 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 3D के लिए अगर नोडल सरफेस की हम बात करते हैं तो 3D के लिए जो नोडल सरफेस है वो कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था n-l-1। ठीक है। तो L जो है इसके लिए क्या है, N क्या है इसके लिए 3, L क्या है इसके लिए, D के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, पढ़ा है हमने, क्या होता है 2। तो ये कितना आया, 0। तो 3D के लिए जो नोडल सरफेस है वो एक भी नहीं होगा, 0 होंगे। और अगर 4D की बात करें तो 4D के अंदर जो नोडल सरफेस है वो कितने होंगे, n-l-1 फॉर्मूला लगाओगे, n की जगह क्या पुट करोगे 4, L जो है D का कितना होता है 2-1, कितने हो गए 1। ठीक है। तो 4D के लिए जो नोडल सरफेस है वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। ऐसे 5D के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो कितने आ जाएंगे 2, 6D के लिए देखोगे तो वो 3 आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके नोडल सरफेस। और नोडल प्लेन की अगर बात करें तो नोडल प्लेन जो है वो D के लिए किसके इक्वल होंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि नोडल प्लेन जो होंगे वो नोडल प्लेन कितने होंगे, डी ऑर्बिटल के लिए 2 होते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम शेप्स देख लेते हैं इसकी। जो डी एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। देखो, ये मान लो आपका एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। तो जो डी एक्स वाई होता है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे P था, P में एक डंबल बनाते हैं, बट इसके अंदर जो D की जो शेप बनती है उसमें 2 डंबल बनते हैं, एक एक्स प्लेन में और दूसरा वाई प्लेन में। ठीक है। तो सिमिलरली ये तो होगी आपकी शेप किसकी, D एक्स वाई की। अगर वैसे D वाई जेड की शेप बनाए तो D वाई जेड जो होता है वो भी सेम ही शेप होगी, बस प्लेन का फर्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वाई प्लेन ले लिया, यहाँ पर जेड प्लेन ले लिया, बनानी आपको सेम ही है। ठीक है। तो ये हो जाएगी डी वाई जेड की शेप। और इसी तरीके से डी, एक साइड मैंने जेड प्लेन ले लिया, एक साइड एक्स प्लेन ले लिया। ठीक है। तो ये हो जाएगी डी जेड एक्स की शेप। ये भी हमने उसी तरीके से निकाला है जैसे हमने एस और पी की शेप बनाई थी। मतलब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी। क्या किया, एक बार इलेक्ट्रॉन ढूंढा, एक बार एक जगह पर मिला, दूसरी बार देखा, फिर एक और जगह पर मिला। तो ऐसे ही बहुत सारी बार जब हमने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा तो बहुत सारी जगह पर वो मिलता है, तो वहां पर हमने डॉट 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 लगा ली, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला था। और उसकी जब आउटलाइनिंग को जब आप ज्वाइन कर देते हो तो एक स्पेसिफिक शेप आ जाती है। तो वैसे ही कुछ डी ऑर्बिटल के केस में था। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा, एक बार यहां मिला, एक बार यहां मिला, ऐसे ही जब
डी एक्स वाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले तो इस तरीके से डिफरेंट जगहों पर इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, और उसकी जब हमने आउटलाइनिंग कर दी तो वो जो है इस तरीके से उसकी शेप। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही वो में बना, ऐसे ही बना। तो नेक्स्ट अगर बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप की, तो उसकी शेप कैसी होती है? ये अगर आपका एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है वो इस एक्सिस के ऊपर ही बनाया जाता है। ये बनता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप कुछ इस तरीके से होती है। और जो इसमें डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर जो है वो सबसे डिफरेंट है, उसकी शेप सबसे अलग होती है। तो डी जेड स्क्वायर जो है उसकी शेप देखोगे अगर आप तो कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका जेड प्लेन। ठीक है, यहाँ पर जो है एक तो डंबल होता है, डंबल के साथ एक होती है इसके यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्क। ठीक है, जो कि चारों डायरेक्शन में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाती है ये डिस्क। और जो है ये आपका प्लेन हो जाएगा वाई प्लेन, और कुछ इस तरीके से इसकी शेप होती है डी जेड स्क्वायर की। तो डी जेड स्क्वायर जो है इसकी शेप आप देख सकते हो सबसे डिफरेंट है। तो सबसे डिफरेंट शेप वाला जो है वो है आपका डी जेड स्क्वायर। और इसी के अंदर ही आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, वो क्या है उसको भी हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो हमने जो है पांचों ऑर्बिटल्स की शेप देख ली है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखो नोडल सरफेस तो हमने निकाल लिया है यहाँ पर। नोडल प्लेन की अगर बात करें तो नोडल प्लेन जो होता है उसका हमने फॉर्मूला देखा था पहले। नोडल प्लेन अगर कैलकुलेट करना हो तो वो एल के इक्वल होता है, और एल जो है वो यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ठीक है, तो सबके लिए जो नोडल प्लेन है वो 2 2 होने चाहिए, बट सबके लिए 2 नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी एक्स वाई की अगर बात करूं तो डी एक्स वाई के लिए वो कौन कौन सा प्लेन है जिसमें वो नोडल प्लेन उसका लाई करेगा? देखो एक्स वाई के लिए 2 प्लेन कौन कौन से होंगे? एक तो होगा वाई जेड प्लेन और एक जेड एक्स। तो वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, इन दोनों प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जो आपका नेक्स्ट देखोगे डी वाई जेड, डी वाई जेड के केस में वो कौन से प्लेन होंगे? 2 जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसके लिए हो जाएगा एक्स वाई और जेड एक्स। और इसके लिए अगर देखेंगे जेड एक्स के लिए वो कौन से 2 प्लेन होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है? ये हो जाएंगे इसके लिए जी, एक तो एक्स वाई और दूसरा वाई जेड। तो ये हो जाएंगे इनके नोडल प्लेन्स। इसके हो जाएंगे ये नोडल प्लेन्स। ठीक है, उसी तरीके से ही 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे इस वाले के। तो वैसे तो सबके ही 2 नोडल प्लेन होने चाहिए थे, बट ये जो डी जेड स्क्वायर हम यहाँ पर बनाते हैं इसको आपने याद रखना है। डी जेड स्क्वायर जो आप यहाँ पर बनाते हो, ये 3 प्लेन बन गए इसके, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसके लिए अगर मैं नोडल प्लेन देखूं कि कितने नोडल प्लेन है, वैसे तो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि नोडल प्लेन जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के इक्वल है। ठीक है, बट इसके केस में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तो हमें मालूम है 2 है, बट जो नोडल प्लेन है वो 2 नहीं होते हैं। इसके केस में डी जेड स्क्वायर के केस में जो नोडल प्लेन है वो क्या होता है? 0। इसके अंदर नोडल प्लेन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको डिस्क नजर आ रही है बीच में, एक तो देखो जेड एक्सिस के ऊपर तो इसका ये डंबल आ ही गया, तो जेड एक्सिस में तो मतलब इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और बात करें अगर एक्स और वाई प्लेन की, कि एक्स और वाई प्लेन में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो डिस्क है, ये डिस्क जो है वो 3 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस पे भी मिल सकता है, वाई पे भी मिल सकता है और जेड पे भी मिल सकता है। तो तीनों प्लेन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए जो इसमें नोडल प्लेन होगा, नोडल प्लेन जो होंगे वो डी जेड स्क्वायर के लिए जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके नोडल प्लेन एंड शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके बिना केमिस्ट्री आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो बिल्कुल इसके बिना समझ आने वाली नहीं होती है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं,
वो हम शुरू करेंगे, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले एक आपका क्वांटम नंबर रह गया, पहले उसको भी देख लेते हैं। तो ये अभी हमने 3 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, लास्ट क्वांटम नंबर जो था आपका वो स्पिन क्वांटम नंबर, वो बताना रह गया। देखो 4 क्वांटम नंबर तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। कौन कौन से? पहला पढ़ा हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा पढ़ा एजीम्यूथल, तीसरा पढ़ा मैग्नेटिक और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है आइए देखते हैं। देखो जैसे सेंटर में आपका जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, बोर ने जो बात बोली थी, बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व करते ही हैं, वो अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है और अपने एक्सिस पर भी वो घूमती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने ये न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमता ही है, अपने चारों तरफ यानी कि अपने एक्सिस पर भी वो रिवॉल्व करता है। तो जो अपने एक्सिस पर वो रिवॉल्व करता है, तो अपने एक्सिस पर वो 2 तरीके से रिवॉल्व कर सकता है। एक ऑप्शन है उसका क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसको हम इस तरीके से ऊपर एरो से दिखाते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम ये नीचे वाले एरो से दिखाएंगे। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज जब घूमता है यानी कि ऊपर वाला जब एरो है, तो उस टाइम पे जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो उसकी वैल्यू होगी -1/2। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि जो ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स है, अगर एक ऑर्बिटल में मान लो एक s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो दोनों का सेम नहीं हो सकता है। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ही चौथा क्वांटम नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ये भी बताएगा आपको कि चाहे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में क्यों ना रह रहे हो, बट स्टिल उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी किए थे। तो अब जो है क्वांटम नंबर का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया कि बताओ इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर बता दीजिए। देखो ये 4 आपको दे रखे हैं और चारों के लिए पूछ रहा है कि ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स आप बताइए। तो चारों क्वांटम नंबर, पहला हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं इन चारों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसा कि आप सभी को मालूम है वो बताता है आपको किसके बारे में, वेरी गुड, ऑर्बिट के बारे में या फिर शेल के बारे में। और वो जो है इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो इसी से ही पता लग जाती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है
इसके लिए हो जाएगा 7, इसके लिए हो जाएगा 3, इसके लिए हो जाएगा 4 और इसके लिए हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर एल की, एल क्या है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें मालूम है कि जो एस शेल होती है, एस सब शेल होती है, उसके लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सब शेल नजर आ रही है वो क्या है, पी है। तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1, डी के लिए क्या होती है 2, सी के लिए क्या होती है 1 और डी के लिए क्या होती है 2। ठीक है, उसके बाद बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो हमें मालूम है पी को आगे हम 3 के अंदर 3 ऑर्बिटल के अंदर तोड़ते हैं। कौन कौन से, याद कीजिए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसको याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जहां पर जेड होता है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसा होता है 0, और x जो है वो प्लस से मिलता जुलता है तो उसका क्या हो जाएगा +1 और पी वाई का हो जाएगा -1। ठीक है, और सिमिलरली जो d है, d को आगे फिर हमने 5 के अंदर बांट दिया था। कौन कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसको कैसे किया था हमने, डी एक्स वाई की वैल्यू थी -2, -1, +1, +2 और डी जेड स्क्वायर क्या था 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बताया था। और m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका 7py, py के लिए जो क्वांटम नंबर m होता है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या हो जाएगा py के लिए क्या होता है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। dz स्क्वायर के लिए क्या वैल्यू है, dz स्क्वायर के लिए क्या होती है 0, pz के लिए भी क्या होती है 0 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या होती है +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया कि या तो +½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है। तो इसमें से आपको यहाँ पर कौन सा लिखना है, +½ या -½ इसके लिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों ही लिख सकते हो। चाहो तो +½ लिख दो, चाहो तो -½ लिख दो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो 7py में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो आप बोलते कि एक का हाफ होगा, एक का -½ होगा। और किसका हाफ किसका -½ ये बताने की जरूरत नहीं है, एक किसी का लेट कर लिए, इसका हाफ है दूसरे का -½ है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं +-, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सभी के लिए हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो +-½ लिख देंगे इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर कि +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो कोई कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत हमें नहीं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जिसे हमने क्या बोला फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। जैसे कि आप लिखते थे ना, मान लो आपको नियोन के लिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखते थे 281 लिखते थे, सोडियम के लिए 282 लिखते थे, मैग्नीशियम के लिए। आया याद, ये आप करते होते थे 9th क्लास में, आपने सीखी थी ये चीज। देखो वहां पर जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वहां पर सिर्फ आपको बात की गई थी ऑर्बिट के बारे में या फिर शेल के बारे में, कि जो पहली शेल है, देखो आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि जो आपकी शेल होती है, पहली शेल, फिर आ गई आपकी दूसरी शेल, तीसरी शेल,
चौथी शेल, इस तरीके से। ठीक है, आप क्या करते थे, ये सिर्फ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते थे। ठीक है, ये फर्स्ट शेल होगी, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, उस तरीके से आप लिखते थे 2 8 2 ऐसे भरते होते थे, है ना। तो वहां पर आपने बात करी थी सिर्फ शेल के बारे में, बट हमने जो है अब यहाँ पे शेल को भी आगे सब शेल में डिवाइड कर दिया है, सब शेल को आगे ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए जब अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भरना सीखेंगे तो सिर्फ शेल के अंदर ना भरते हुए सब शेल और ऑर्बिटल्स को भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और स्पेसिफिकली बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। यहां पर आप क्या करते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम के लिए आपने लिखी 2 8 2, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 2 है। ठीक है, इस तरीके से आप सीखते थे। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, आपने बोल दिया कि 8 के 8 इस शेल के अंदर प्रेजेंट है। बट अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां पर ये भी देखेंगे कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में तो हैं, बट इस शेल को आगे हमने सब शेल के अंदर डिवाइड कर दिया है। सेकंड शेल को अब आगे हम 2 सब शेल में डिवाइड करते हैं, एस और पी, हमने देख लिया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में होगा या पी में होगा, या एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, वो हमने सीखना है। ठीक है, तो एक चीज आप देखते थे कि एक शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम कैसे निकालते थे, आपने पढ़ा था 9th क्लास में, 2n² उसका फॉर्मूला होता था कि कौन सी शेल में निकालना है। फर्स्ट शेल में निकालना है तो n की वैल्यू 1 भर दो, तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरी जो शेल है उसमें n की वैल्यू 2 भर दो, तो 2 टू द 4 टू द 8, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और तीसरी शेल को देखोगे 2 टू द 4 तीसरी में 9 9 टू द 18, तीसरी शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगली में देखोगे तो वो 32 आते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए देखो बेसिकली हमारे पास 4 रूल्स है। ठीक है, तो वो रूल्स पहले हमें पता होने चाहिए, फिर हम फिलिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो रूल है जिसका नाम है आपका आफ्बा प्रिंसिपल। ठीक है, आफ्बा प्रिंसिपल जो है ये क्या चीज बोलता है आपको, देखो आफ्बा प्रिंसिपल यू, देखो एक एक प्रिंसिपल है, पहले इसको हम देखेंगे कि क्या बोलता है, फिर उसके बाद अपनी फिलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो देखो आफ्बा प्रिंसिपल क्या बोलता है, आफ्बा प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते टाइम उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन पहले डालना है जिसकी एनर्जी कम हो। देखो यहां पर जैसे आप इलेक्ट्रॉन डालते थे, इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो पहले हम फर्स्ट शेल में डालते हैं, फिर सेकंड में डालते हैं, फिर थर्ड में डालते हैं, फिर फोर्थ में डालते हैं। ठीक है, अब शेल को आगे हमने सब शेल में भी डिवाइड कर दिया। जैसे सेकंड वाली जो शेल है उसको आगे हमने एस और पी में डिवाइड किया, थर्ड वाली को आगे एस पी और डी में करा, फोर को आगे एस पी डी और एफ में किया। ठीक है, तो अब इसमें से एस पी डी एफ में से पहले एस में डालें, पी में डालें, डी में डालें कि एफ में डालें, किस में डालें। तो आफ्बा बोलता है, आफ्बा प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उस शेल के अंदर, उस सब शेल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल जो है आफ्बा प्रिंसिपल क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉन विल एंटर in that subshell which has minimum energy। ठीक है, जिस सबशेल की एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब किस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होती है उसका एक ऑर्डर है, उसको आपको एज इट इज याद रखना होगा। ठीक है, उसको याद रखने के देखो 2 तरीके हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो ऑर्डर है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको याद रखने के 2 तरीके हैं, दोनों ही सिंपल हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो तरीका जो है उसको उसके थ्रू उस चीज को याद रख सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल जो है वो पहली शेल में ही आपके पास आ जाता है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s
और जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जो है वो सेकंड शेल में आता है, तो उसको 1p नहीं लिख सकते, ठीक है, सेकंड में आता है तो 2p से स्टार्ट करोगे, 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। और लास्ट आपके पास p के बाद क्या आता है, d, d जो है वो 3 से शुरू होगा, 3d 4d 5, ठीक है। और लास्ट आपके पास आ जाएगा 3d के बाद क्या आ जाता है, 4f 5, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, पहले कुछ ये जो सब शेल्स है सारी इनको लाइन वाइज लिख लिया, ठीक है, 6d 5d, ये ना लिखो चाहे इतना ही ना है, ठीक है। तो पहले तो हमने क्या किया, एस पी डी और एफ ये सारी की सारी जो सब शेल्स है उनको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है कि पहले जो है कम एनर्जी किसकी होती है, ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखने का देखो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, यहां पर मैं कुछ लाइन लगाने वाला हूं जो कि इसका ऑर्डर बताएगी आपको। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन तो आप डालोगे 1s में, 1s के बाद जो है आप डालते हो 2s में, ठीक है। 2s के बाद इसको आपको यहां से घुमाना है और ये 2p और 3s से होता हुआ, यानी कि पहले 1s में फिर 2s में, फिर घूम के नीचे आ जाओ 2p में फिर 3s में, ठीक है। और 3s के बाद डालना है आपको ये, 3s के बाद घूम के नीचे आ गया 3p में, फिर 4s में, फिर आ जाओ घूम के नीचे यहाँ, 4s के बाद आ जाओगे 3d में, 4p में, फिर 5s में, 5s के बाद आ जाओ फिर घूम के नीचे 4d 5p और 6s में, ठीक है। 6s में डालने के बाद फिर आ जाओ घूम के नीचे ये 4f 5d 6p और फिर 7s आ जाएगा, और फिर 7s के बाद आ जाएगा आपका 5f 6d और 7, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको घुमाना है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया होगा, देखो ध्यान से देखो क्या क्या कहां से ये घूम रही है लाइन। पहले तो हमने 1s 2s 3s 4s ऐसे लाइन लिख लिया, फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p लिख लिया, उसके बाद 3d 4d 5d 6d लिख लिया, फिर 4f 5f लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1s के बाद ये इधर नीचे से घुमा देना है, 2s के बाद फिर इधर नीचे से घुमा देना है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से घुमाते चले जाओगे, तो यानी कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आप डालोगे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर घूम के आओगे 4d 5p 6s। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर हो जाता है कि सबसे कम एनर्जी जो है यहाँ पर 1s की है और सबसे ज्यादा किसकी है 7p, ठीक है। और एक चीज, एक तो ये तरीका है जो थोड़ा सा मेरे को तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूं, तो इसकी बजाय एक चीज मैं और आपको इसका ऑर्डर याद रखने के लिए एक और ट्रिक बताऊंगा, अगर वो आप फॉलो करो तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा इजी रहेगी, बाकी आपकी चॉइस है, चाहो तो ये भी अगर इजी लग रहा है तो इसको भी आप देख सकते हो। तो देखो नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट ऑर्डर बता दूंगा आपको याद रखने के लिए, वो क्या है, देखो आपको क्या करना है, पहले 2 S लगाने हैं, स्कूल स्कूल, ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं, स्कूल स्कूल PS पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद आ जाओ दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसको छोटे डी और टी से लिखो, ठीक है। क्या किया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद लिखोगे फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा लिख दोगे फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। इतनी सी चीज तो याद हो जाएगी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, क्या, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल और फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, और तीनों चीजों को 2-2 बार रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो S है, S जो है वो आपका पहली शेल में ही आ जाता है, तो इसके आगे जो आप नंबर शुरू करोगे वो 1 से ही शुरू कर दोगे, तो S जो है उसको लिख दीजिए नंबर 1,
2, फिर आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और जो P है, P सेकंड शेल में आता है तो इसको सेकंड से शुरू करोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। D जो है वो थर्ड में आता है तो इसको 3 से शुरू करोगे, 3, 4, 5, 6। और F जो है वो फोर्थ में आता है तो इसको 4 से शुरू करोगे, 4, 5। बोलो इतना काम हो जाएगा। क्या किया, S जो है वो पहली शेल में आ जाता है तो इसके लिए इसके नंबर लिखने शुरू कर दिए हमने 1 से, और जो P है वो सेकंड में आता है तो इसलिए उसके नंबर शुरू करे हमने 2 से। D जो है वो थर्ड में आता है इसलिए 3 से शुरू करा, और F जो है वो फोर्थ में आता है इसलिए उसको 4 से शुरू करा। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका एनर्जी का ऑर्डर है, बस इसको याद रखना, आई गेस और ज्यादा इजी है। ठीक है, तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन 1s में डालना है, फिर 2s में डालना है, तो सेम ही होगा जैसा वहां पर किया आपने, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s फिर 4d फिर 5p फिर 6s फिर 4f 5d 6p 7s फिर 5f 6d 7p एंड 8s। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप ये वाला जो तरीका है याद रखने का वो ज्यादा इजी है, बाकी आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आफ्बा प्रिंसिपल, जो कि क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दैट सबशेल विच हैज मिनिमम एनर्जी, और ये जो है एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो आता है आपका N+L रूल। ये भी इसी से ही मिलता जुलता है। देखो, पहला था आपका प्रिंसिपल, दूसरा है आपका N+L रूल। N+L रूल क्या बोलता है, देखो जब भी एनर्जी का ऑर्डर आपको डिसाइड करना है तो वो आप एज इट इज डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हो, या फिर N+L रूल क्या बोलता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में जाएगा जिसका N+L छोटा होगा। N क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं 1s का अगर N+L देखूं, 1s के लिए n क्या है 1, L क्या है 0, यानी कि N+L क्या हो गया 1। 2s के लिए देखूंगा तो N+L क्या हो गया 2, इसके लिए देखूंगा तो क्या हो जाएगा 3, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 3 होगा। तो N+L रूल क्या बोलता है, वो कहता है कि जिसका N+L छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अगर N+L इक्वल है, जैसे यहाँ पे 2p और 3s, इन दोनों का N+L क्या है, इक्वल है, इसके लिए भी 3 है और इसके लिए भी 3 है। कैसे है, इसका जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया, और L जो है वो 1 है, 2 + 1 3, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, और L जो है वो 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका भी N+L 3 है। तो अगर N+L 2 के लिए सेम होता है तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, यानी जिसकी n की वैल्यू कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, कि पहली बात तो N+L रूल क्या बोलता है कि जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और अगर N+L की वैल्यू सेम आ रही है तो जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ठीक है, तो 3p का देखोगे, 3p का N+L कितना बनेगा, 3 + 1 4, 4s का कितना बनेगा, s के लिए L क्या होता है 0, तो ये क्या बन गया, ये भी 4 बन गया, तो इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, तो जिसका n छोटा होगा यानी कि इसका जो है छोटा है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। तो 3d का देखोगे तो N+L कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, तो इसका भी 5 बनेगा, बट इसका जो है n छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है आपका N+L रूल। क्या बोला N+L रूल ने, इलेक्ट्रॉन will enter in that subshell which have lower N+L value, and if two subshells have same N+L value, then electron will enter in that subshell which
विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n प्लस एल रूल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दैट सबशेल विच हैव लोअर n प्लस एल वैल्यू एंड इफ टू सबशेल हैव सेम n प्लस एल वैल्यू देन इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन दैट सबशेल विच हैज लोअर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n प्लस एल रूल क्या बोलता है कि n और l दोनों को प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद जिसका n प्लस एल छोटा बनेगा वो आपका उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और अगर n प्लस एल वैल्यू दो की सेम आ रही है तो उसमें जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो ये दो प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए आज। अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो इस ऑर्डर को याद कर लीजिए। ये ऑर्डर जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, और कहो तो मैं इसको यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। इसको कैसे याद रखना है आपने? स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर से पब्लिक स्कूल, यहां आ जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये हो जाएगा आपका फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। दोबारा से फालतू दिल्ली पब्लिक। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना तो ज्यादा इजी रहेगा। बाद में जब भी इसको देखोगे तो आपको देख के याद आ जाएगा कि इसको हमने कैसे करना सीखा था। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली। एक दो बार बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।